हेलो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम अगला जो टॉपिक आज करने वाले हैं उसका नाम है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करते वक्त आप बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स का जो है वो ख्याल रखते हो। उसी में सबसे पहला रूल जो है वो है कंसेप्ट का। आज हम करेंगे अकाउंटिंग के कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, अकाउंटिंग का मतलब है फाइनेंशियल डाटा को जो है रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करना और इसका इंटरप्रिटेशन करना, ताकि दोनों का फ़ायदा हो, मैनेजमेंट का भी और आउटसाइड एजेंसीज़ का भी। ठीक है। इस काम को करने के लिए ज़रूरी है कि ये काम कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, अजम्पशंस, प्रिंसिपल्स के आधार पे किया जाए, ताकि फाइनेंशियल डाटा जो है वो ट्रू और फेयर व्यू जो है बिजनेस का प्रेजेंट करे। अगर ये अजम्पशंस ना हो तो अलग अलग अकाउंटेंट्स के द्वारा बनाया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट या कोई भी अकाउंट जो है वो डिफरेंट आपको रिजल्ट्स पेश करके देगा। इसमें पर्सनल जजमेंट बढ़ जाएगी। सो रोल ऑफ GAAP, गैप, इसका फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये उन प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स को सेट करता है जिनको आप अकाउंटिंग का काम करते वक्त फॉलो करोगे। इन रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स को किन्होंने दिया है? गैप ने, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा अपॉइंट किया गया था। इट इज़ द बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक तरह की रीढ़ की हड्डी है, जो कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को बनाने के पैरामीटर्स और कॉन्स्टेंट के बारे में आपको इन्फॉर्म करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर आल्सो अप्लाइड while preparation of records issued by regulatory authority. इसके अलावा आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी अप्लाई करते हो, जो कि किसी भी देश की जो है कॉरपोरेट बॉडी जो है, अपेक्स बॉडी जो है, उसके द्वारा जारी किए गए होते हैं। दीज आर कंसिडर्ड एट थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का थ्योरी बेस है। इनके आधार पे ही आप जो है इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करोगे। पहला है कंसेप्ट। ये वो मान्यताएं हैं जिनको आप ध्यान में रखकर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को बनाते हो। ये कौन कौन सी हैं? पहली है एंटिटी कंसेप्ट, दूसरी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तीसरी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, चौथी पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, पांचवी अक्रूवल कंसेप्ट, छवीं मैचिंग कंसेप्ट, सेवंथ कॉस्ट कंसेप्ट, एट्थ रियलाइजेशन कंसेप्ट और नाइन्थ और आखिरी डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। पहली है एंटिटी कंसेप्ट। इसका मतलब है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके मालिकों से अलग है। मतलब आप अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शंस को बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं बता सकते। जो बिजनेस है वो एक अलग पर्सन है। कानून के हिसाब से जो बिजनेस एंटिटी है आपकी, जैसे कोई कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, जो भी आप करते हो, आपका बिजनेस आपके पर्सनल लाइफ से अलग होता है। इनकी अलग पहचान है अंडर लॉ। इसलिए जो ट्रांजैक्शंस बिजनेस से रिलेटेड है वो आप बुक्स ऑफ अकाउंट जो बिजनेस के हैं उनमें डालो, और जो आपके पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप मत डालो। ये जो कंसेप्ट है सभी तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अप्लाई होता है, कोई भी हो। जैसे कि अगर कोई मालिक है जिन्होंने कैपिटल को इन्वेस्ट किया है और बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो जो मालिक है सिर्फ प्रॉफिट का ही हकदार है। जितनी उसने कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया है उस रेशियो में उसको प्रॉफिट जो है बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और किसी भी चीज़ के ऊपर वो हकदार नहीं है, किसी भी चीज़ का मालिक नहीं है।
चाहे बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी है चाहे लाइबिलिटी है, किसी के लिए वो देनदार या हकदार नहीं है। एग्जाम्पल है, मिस्टर एक्स ने 2 लाख से बिज़नेस शुरू किया, 1 लाख की उसने बिज़नेस के लिए मशीनरी खरीदी और अपने बच्चों की ट्यूशन फीस जो थी 2000 थी वो उसने पे की। इसका ट्रीटमेंट आप ऐसे करोगे कि जो उसने कैपिटल को इन्वेस्ट किया जो 2 लाख है, उसमें से आप लेस कर दो 2000। इसमें मिस प्रिंटिंग हुई है, सो इस चीज़ को जो ट्यूशन फीस है उसको आप ड्राइंग्स मानो, क्योंकि कैपिटल में से उतनी मनी आप उसने निकाल ली। सो 1,95,000 हुआ। मशीनरी जो है जो उसने खरीदी है वो 1 लाख की खरीदी है और आखिर में उसके पास जो कैश बचा बिज़नेस में उसका 95,000 का कैश अवेलेबल है। सेकंड है आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट का कहना है कि आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो जिनको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो या जिनमें मनी शामिल हो। क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड नहीं करना। ये थी आपकी सेकंड जो थी कंसेप्ट थी। थर्ड है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसका मतलब है कि ये माना जाता है कि जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलता रहेगा और आने वाले समय में बंद नहीं होने वाला। इसी कंसेप्ट के आधार पे जो बिजनेस है अपनी एसेट्स का मतलब है प्रॉपर्टीज़, एसेट्स की वैल्यूएशन करता है और अगर एसेट की वैल्यू में कोई इंक्रीज या डिक्रीज शॉर्ट रन में होता है उसे वो बिल्कुल इग्नोर करेगा। फोर्थ आपका कंसेप्ट है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग पीरियड, एक निश्चित अकाउंटिंग पीरियड होगा, उस पीरियड में आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाओगे और बंद कर दोगे। जब वो पीरियड ख़त्म होगा आप अपने सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बंद करोगे और उसके बाद आप लेजर बनाओगे या ट्रायल बैलेंस बनाओगे या फिर आखिर में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे। सो आमतौर पे जो पीरियड होता है वैसे तो 1 साल का होता है, बट ये 6 मंथ का हो सकता है, 9 मंथ का हो सकता है और आमतौर पे ये जो ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट है अक्रूवल कंसेप्ट। इसका मतलब है कि कोई ट्रांजैक्शन पैदा हो गई, ओकर हो गई, इतना काफ़ी है। वो पे हुई या नहीं हुई इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सो दूसरे शब्दों में जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है, मान लो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2019 से और ख़त्म हुआ 31 मार्च 2020 में, तो इस पीरियड में जो भी ट्रांजैक्शंस आपकी हुई आपने उनको रिकॉर्ड करना है। इस चीज़ को इग्नोर करना है कि उनकी पेमेंट हुई या नहीं, या उनकी पेमेंट आपको रिसीव हुई या नहीं हुई। कोई भी जो ट्रांजैक्शन अक्रू हो गई, पैदा हो गई, वो आप रिकॉर्ड करोगे। जैसे कि आपने जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है किराए पे ली है, पर मंथ 3000 का किराया आप देते हो और पिछले साल आपने 11 महीनों का किराया दिया है और 1 महीने का नहीं दिया। तो इसमें आप ऐसा नहीं करोगे कि क्योंकि आपने 11 महीनों का जो रेंट है वो पे किया है इसलिए 11 मल्टीप्लाई विथ 3000 इज इक्वल टू 33,000। आप 33,000 को रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप पूरा 12 महीनों का रिकॉर्ड करो, क्योंकि वो लायबिलिटी या वो खर्च भी आपका पैदा हो चुका है, अक्रू हो चुका है, इतना काफ़ी है। पे हुआ या नहीं हुआ ये आप चीज़ इग्नोर करो। नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट। इसका मतलब है कि एक्सपेंसेस को प्रॉफिट्स के साथ मैच करना होता है। मैच टू रेवेन्यू टू मेजर प्रॉफिट। ए डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर एक्सपेंसेस एज वेल एज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर मेड।
आप पास्ट ट्रांजैक्शंस, प्रेजेंट ट्रांजैक्शंस या फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को अलग अलग करोगे और कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स को भी अलग अलग करोगे। इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक्स ने जो है 10,000 यूनिट्स किसी प्रोडक्ट के खरीदे, हर एक यूनिट जो था वो 100 रुपीज़ का था। उसने उन 10,000 यूनिट्स में से 8,000 यूनिट्स को बेच दिया 150 रुपये पर यूनिट। तो कैश रिसीव उसे 8 लाख हुआ और उसने अपनी शॉप का रेंट जो था 30,000 पे किया। इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे? आपका रेवेन्यू, आपको प्रॉफिट कितना हुआ? जितना आपने सेल किया आपने 8,000 यूनिट्स को कितने के ऊपर? 150। 8,000 मल्टीप्लाई विद 150 इज इक्वल टू 12 लाख। ये आपका रेवेन्यू है। इसमें से आप अपने खर्चों को जो है वो लेस करो। तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपने ख़रीदा 10,000 यूनिट्स को है जो कि 100 ईच थे, तो आप इसका खर्चा 10 लाख शो कर दो। 10 लाख नहीं शो करना, आपने एक्सपेंसेस को भी 8,000 के बेस पे लेना है। तो आपने परचेज 8,000 मल्टीप्लाई विद 100 इज इक्वल टू 8 लाख। मतलब आपने रेवेन्यू को कॉस्ट के साथ मैच कर दिया। दूसरा खर्च शॉप का रेंट था, वो पूरा का पूरा आप लेस कर दो और आपका प्रॉफिट हुआ 3,70,000। ये आपका प्रॉफिट जो था वो है। इसमें आपने किया क्या कि 8,000 यूनिट्स जितने बेचे थे उनके ऊपर आपको खर्चा कितना हुआ वो आपने लेस किया, ना कि टोटल खर्चा आप। ठीक है। नेक्स्ट है एसेट्स। क्योंकि अभी उसके पास 2 लाख रुपीज़ के जो है स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो आपका एसेट हुआ। और जो उसने उधार खरीदा था माल, वो ट्रेड रिसीवेबल है, बेचा था जो। नेक्स्ट है कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन कॉस्ट विच हैज़ बीन पेड और एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज। आप अपनी सभी प्रॉपर्टीज़, एसेट्स या फिर लायबिलिटीज़ जिनको आप देनदारियाँ बोलते हो, उनको आप कॉस्ट के बेस के ऊपर रिकॉर्ड करोगे। वो कॉस्ट जिसके ऊपर दो पार्टीज़ में सहमति बनी है। नोट द प्रेजेंट वैल्यू। उस एसेट के प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसको आप बिल्कुल इग्नोर करो, आप सिर्फ कॉस्ट के ऊपर ध्यान रखो। फॉर एग्जाम्पल, एसेट इज एक्वायर्ड एट 5 लाख, हेयर 5 लाख इज ए कॉस्ट। चाहे उस एसेट की प्रेजेंट वैल्यू कम हो या ज़्यादा हो, उसको आप बिल्कुल इग्नोर करोगे, आप सिर्फ कॉस्ट को ही ध्यान में रखो। नेक्स्ट है, बट अगर ये प्रेजेंट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो कई बार जो कंपनी है अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाती है जिनमें सभी एसेट्स की रीवैल्यूएशन करती है। नेक्स्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट। चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज कंसिडर्ड ओनली व्हेन द बिजनेस हैज़ एक्चुअली रियलाइजेस इट। एसेट की वैल्यू में हुआ चेंज तभी ध्यान में रखा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा या रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो जो है वो ट्रांजैक्शन एक्चुअली हो गई। इफ़ एन एसेट हैज़ एक्चुअल कॉस्ट 5 लाख एंड करंट कॉस्ट 10 लाख, सच चेंज इज नॉट रिकॉर्डेड। मान लो कोई एसेट जो आपकी प्रॉपर्टी है, जैसे लैंड है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट जिसमें आपने वो उसे ख़रीदा था वो 5 लाख है, मौजूदा उसकी कीमत बढ़ चुकी है, 10 लाख हो चुकी है। आप इस चेंज को कंसिडर मत करो। हाँ, बट अगर आप उस लैंड को बेचते हो 10 लाख में, फिर आप उस चीज़ को कंसिडर करोगे, अदरवाइज नोट। ये एक तरह का कंजर्वेटिव पाथ है। जो मैनेजमेंट है, जो अकाउंटेंट है, वो एक बहुत कंजर्वेटिव पाथ को जो है वो फॉलो करता है। कंजर्वेटिव मतलब कि जो फ्यूचर लॉसेस हैं, आपको बिजनेसमैन को लगता है कि फ्यूचर में ये लॉसेस होने वाले हैं,
उनको वो कंसिडर कर लेगा, ध्यान में रख लेगा, बट जो भविष्य में प्रॉफिट्स होने वाले हैं उनको वो टोटली इग्नोर करेगा, उनको रिकॉर्ड नहीं करेगा। और आखिरी आपका कंसेप्ट है डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। सो कोई भी ट्रांजैक्शन जो है उसके दो पहलू होंगे। पहला, जैसे एग्जांपल्स हैं, पहली इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अदर एसेट। पहली ट्रांजैक्शन ऐसी हो सकती है कि एक प्रॉपर्टी या एक एसेट में इंक्रीज हुआ, जिसके चलते हुए दूसरी एसेट आपकी जो है वो डिक्रीज होगी, जैसे कि कैश और न्यू एसेट, न्यू फिक्स एसेट। मान लो आपने कैश पे करके कोई मशीनरी खरीदी है, तो आपकी जो है कैश एक एसेट है और मशीनरी भी एक एसेट है। आपके पास एक एसेट मतलब कैश जो था वो कम हो गया क्योंकि वो आपने पे कर दिया मशीनरी खरीदने के लिए, और मशीनरी आपके पास बढ़ गई। सेकंड केस है इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। ऐसा हो सकता है कि आपके एक तरफ एसेट इंक्रीज हुई हो, दूसरी तरफ लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई हो। इसकी एग्जांपल है कि अगर आपने कोई मशीनरी, जैसे कि मशीनरी उधार खरीदी हो, तो एक तरफ आपका उधार बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ आपकी एसेट इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड है डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो इसकी एग्जांपल है कैश पेड टू रीपे बैंक लोन। इसमें कैश जो था वो एसेट था, कैश आपने पे कर दिया तो आपके पास कैश कम हो गया, और दूसरी तरफ आपने अपना बैंक लोन आपकी देनदारी है, लायबिलिटी है। सो जो बैंक लोन आपने पे कर दिया वो भी कम हो गया, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है इंक्रीज इन वन लायबिलिटी डिक्रीज इन अदर लायबिलिटी। इसकी एग्जांपल लेते हैं रेज्ड बैंक लोन टू पे अदर लोन। आपने अपना पुराना उधार चुकाने के लिए किसी और बैंक से और कर्जा ले लिया। ये थी आपकी इंक्रीज इन वन लायबिलिटी डिक्रीज इन अदर लायबिलिटी। सो ये थे आपके कंसेप्ट्स। आशा है आपको इनके बारे में समझ आई होगी।